नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके लिए मैं एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस का सेट तैयार करके आपके लिए लाया हूं, जो कि जीएस और जीके और जीएस पर आधारित होंगे। आप स्टूडेंट से मेरा ये आग्रह है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लाता हूं और ये आशा करता हूं, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये मेरा कि अगर आप इस वीडियो के साथ प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस जो मैं ला रहा हूं, तो ये आपको आगामी परीक्षाओं में यानी कि रेलवेज़ ग्रुप डी की परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली है, उनमें आप निश्चित तौर पे जीके और जीएस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इस संदर्भ में पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ये एंथ्यूरिज्म। ओके, एंथ्यूरिज्म महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम। ओके, मिजोरम राज्य में एंथ्यूरिज्म नाम का महोत्सव मनाया जाता है। एंथ्यूरिज्म उत्सव जो है इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष पर्यटन विभाग के द्वारा और बागवानी विभाग के सहयोग से मनाया जाता है। ओके, मिजोरम की मिजोरम के कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो राज्य पशु सुमात्रान सीरो। ओके, सुमात्रान सीरो है। राज्य पक्षी मिसेजियम, तीतर, जिसे तीतर भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जिसमें प्रमुख हैं मुरलेन नेशनल पार्क। ओके, मुरलेन नेशनल पार्क। ओके, इसी संदर्भ में अगर आसाम की बात करें तो बिहू जो है आसाम का फसल उत्सव। बिहू कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। बिहू आसाम में मनाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार। ओके, नागालैंड नागालैंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, इसे कहते हैं हॉर्न बिल। ओके, ये बार बार पूछा जाता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल है, सेक्रेनई, त्यूखेनी वगैरह वगैरह त्योहार वहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल के बारे में बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। हॉर्नबिल नागालैंड को आप जरूर याद रखेंगे। ओके, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? ओके, तो ये है सिंधी। सिंधी भाषा को सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं सूची में जोड़ा गया। किस कौन से शेड्यूल में? एस संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 1967 में। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कई सारे फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर के आ रहे हैं। इन फैक्ट्सों का बिंदुवार अध्ययन हम करते चलेंगे। आप स्टूडेंट से मेरा ये आग्रह है, आग्रह नहीं बल्कि आप मेरा ये सजेशन है आपको कि इन सेट प्रैक्टिस को जो मैं ला रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप इनका सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन
के हिसाब से करते चलें। आप अभी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में आई थिंक कि एग्जामिनेशंस आरआरबी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे ग्रुप डी के लिए। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके लिए भी मैं सेट प्रैक्टिस लाया था, उसे भी बच्चों ने देखा है। जेई और एनटीपीसी लेवल एनटीपीसी 10+2 लेवल के लिए भी सेट प्रैक्टिस, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए मैं सेट प्रैक्टिस लाऊंगा यहाँ पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल और सीएचएसएल तथा एमटीएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेट प्रैक्टिस लाए जाएंगे। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस को अंत तक देखें। बहुत ही बिंदुवार फैक्ट्स के साथ मैं सारे क्वेश्चंस की व्याख्या करता हूँ। एक एक क्वेश्चंस में 3-4 फैक्ट्स के साथ आपको 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि परीक्षोपयोगी तथ्यों से इंक्लूडेड होते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ओके, सड़े हुए अंडे के जैसी गंध वाली कौन सी गैस होती है? तो ये गैस होती है H2S। कौन सी गैस? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, ये गैस के बारे में कुछ तथ्य है। H2S जो है इस तरह से, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वायु से थोड़ी सघन या भारी होती है। ओके, लेकिन यह जल में उचित रूप से घुलनशील होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक रंगहीन और जहरीली गैस है, जहरीली गैस है ये, जो बहुत कम मात्रा में शरीर में प्रवेश करने पर भी सिर दर्द वगैरह वगैरह का कारण बनती है। इसमें सड़े हुए अंडे का समान एक विशिष्ट गंध होती है। और एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि ये ज्वलनशील गैस भी है। ओके, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, जटिल शारीरिक संरचना वाले ऐसे जंतु जो लैंगिक जनन करते हैं, उनकी जनन कोशिकाओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसमें नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील। ओके, नर जनन कोशिका इनकी छोटी होती है और गतिशील होती है। मादा खाद्य भंडारण के साथ बड़ी होती है। ओके, सेकंड नंबर ऑप्शन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझने का प्रयास करता है? यानी कि कौन से दिए हुए जो यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हम क्रोनोलॉजी का अध्ययन करते हैं, काल और गणनाओं का अध्ययन करते हैं? तो वो निश्चित तौर पर इतिहास है। ओके, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था? ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे संविधान से। ये स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। पहले सिर्फ मौलिक फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती थी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, परंतु मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का काम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे
42वें संविधान संशोधन। ओके, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये कब हुआ? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। ओके, वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि संविधान के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक सिटीजन जो है वो इसे फॉलो करेगा, मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से एक बल्ब के फिलामेंट कैसी गलनांक वाली धातु से बना होता है? तो ये उच्च गलनांक वाली धातु से बना होता है। फिलामेंट जो होता है वो उच्च गलनांक वाली, क्यों जब हम बल्ब को जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो अगर इसका गलनांक अगर निम्न होगा तो फिलामेंट टूट जाएगी। टंगस्टन धातु को बिजली के बल्बों के तंतुओं के निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। ओके, इसका ये डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कौन से धातु का प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन का। टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। बहुत ज़्यादा हीट देने पर भी ये गलता नहीं है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसीलिए कमरे के तापमान पर आसानी से जलता नहीं। प्रतिरोध इसमें बहुत उच्च होता है और लैंप जो है वो उच्च तापमान पर चमकता है। तो इस वजह से हम टंगस्टन जो धातु है इसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट्स को बनाने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किससे जुड़ी हुई योजना है? ये रेलवे से जुड़ी हुई योजना है और भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट 2022 में पेश करते हुए देश के व्यापक रेलवे नेटवर्क, जो कि विश्व के भी सबसे लंबे नेटवर्क में से एक है, के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद के अभिनव विचार की घोषणा की थी। ओके, इसका मेन उद्देश्य ये है कि स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति की श्रृंखला को बढ़ाना। लोकल जितने भी उत्पाद हैं, आप अगर स्टेशनों पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के द्वारा, रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। इम्प्लीमेंटेशन रेलवे के द्वारा इसका हो रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये इनिशिएटिव। नेक्स्ट, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज्यबिलिटी का बीटा संस्करण। ओके, बीटा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DET। ओके, ऑप्शंस IIT हैदराबाद, IISc रुड़की, IIT रुड़की, IIT गांधीनगर। तो दिस इज द राइट आंसर, IIT हैदराबाद के द्वारा। ओके, IPL 2022 तक सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये है विराट कोहली। ओके,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का उद्देश्य भारत में महिलाओं के किस स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड एक परियोजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, स्त्रियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए केंद्रित। निम्नलिखित में से, ओके, रिपीटेड क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका के कारण, ओके, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सीधी और समानांतर रेखाओं के रूप में होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय सामग्री के एक भाग को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसमें ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आरआरबी के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां साइंस से छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी बड़े बड़े और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर इनका सांगोपांग जब अध्ययन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो विषय से संबंधित उसे गहरी समझ है या नहीं है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ करके बच्चों को कंफ्यूज्ड करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो हमें आज के डेट में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर हम पढ़ रहे हैं और हमारा काम चल जाएगा, नहीं, हमें डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ने होंगे। ओके, नेक्स्ट, भारत में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा कितनी है? ये सीमा 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक है। ओके, औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक तथा औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। भारत में उपोष्णकटिबंधीय वर्षा, ये उपोष्णकटिबंधीय वाले वर्णों के लिए। ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय में 88 डिग्री ईस्ट, कहाँ पे? 88 डिग्री ईस्ट देशांतर के पूर्व में 1000 से लेकर के 2000 मीटर, 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच। आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस फैक्ट्स के साथ आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। ऑडियो विजुअल तरीके से मैं आपको सामने आकर के बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करता हूँ। ओके, आप बिल्कुल स्थिरता के साथ पूरी वीडियोस को देखें और लाभान्वित हों। आने वाली परीक्षाओं में आपका स्कोर जीके और जीएस सेक्शन में बेहद ही स्ट्रांग होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्लास्टिक प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है रेलवेज के द्वारा।
ओके, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और ना ही उन्हें प्लास्टिक में बंद करके कचरों को फेंकना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बहुत कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। अगर हम कचरे को प्लास्टिक में डाल करके या खाद्य सामग्रियों को प्लास्टिक में डाल करके फेंक देते हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो जानवर बाहर में खुले में घूमते रहते हैं, वो उन्हें खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ की जो दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक की जो थैली होती है, इसका कभी भी अपघटन नहीं हो पाता और वो उसी रूप में वर्षों तक पड़ा हुआ रहता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें प्रयोग करने से बचना है, प्लास्टिक की थैलियों को हमें अवॉइड करना है और उसके विकल्प के रूप में आजकल सूती वस्त्र के कपड़े ये थैलियाँ बनाई जा रही हैं, कुछ कागज़ की थैलियाँ बनाई जा रही हैं, तो हमें इनका उपयोग करना ज़रूरी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी ये भी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाचन की प्रक्रिया में किस एंजाइम को अपनी क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर इसका पेप्सिन। ओके, पेप्सिन पाचन की प्रक्रिया के लिए पेप्सिन एंजाइम की अपनी क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिन का पाचन प्रारंभ होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओके, जामनगर जामनगर गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की जाएगी? तो ये आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर है। आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। एक ऑप्टिकल डिवाइस एक की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक हो सकता है, क्या हो सकता है ये? या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में भारत में कैसी पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो इन्होंने त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की अनुशंसा की थी, जो कि भारत में वर्तमान में लागू है। पंचायतों के चुनाव, पंचायती राज प्रणाली इसी के अंतर्गत कराए जाते हैं, इसी संरचना पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलित आहार का उदाहरण है? ओके, तो चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक, बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक, रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक, रोटी दाल और सब्जी। डी ऑप्शन, रोटी दाल और सब्जी संतुलित आहार के उदाहरण। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई। ओके, मुंबई में इसका मुख्यालय है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वित्तीय गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इसका मुख्यालय मुंबई में, आप इसे याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों और अन्य चीजों को पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? पराशरण, स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, अनुवर्तनी गति।
तो ये स्थानांतरण, इसे हम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। इनका विभिन्न खाद्य पदार्थों का संवहन होता है पौधों के विभिन्न ऊतकों तक स्थानांतरण की प्रक्रिया के द्वारा। ओके। पोवा मक्का किस राज्य में स्थित है? ये मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है पोवा मक्का, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं, सॉरी, असम राज्य में स्थित। झबरा झबरा सींग वाला जंगली आइबेक्स भारत में कहाँ पाया जाता है? ये पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ओके। पर्वतीय वन पर्वतीय ढलानों पर पाए जाने वाले वन होते हैं, और ये पर्वतीय वन एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे जीव जंतु इसमें निवास करते हैं। ये मध्यम ऊंचाई पर ठंडी जलवायु से प्रभावित होते हैं। अर्ध शीतोष्ण वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ओके। इतनी मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं पर्वतीय वन। ओके। भारत का भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन से मिशन भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन का मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ओके। ये हैं विलियम कैरी। इस संगठन का नाम से रामपुर संगठन मिशनरी संगठन था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा विलियम कैरी के द्वारा स्थापित। ये 1800 से लेकर के 1845 ईस्वी, ये भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन इसे माना जाता है। विलियम कैरी और उनके दो सहयोगियों ने 10 जनवरी 1800 ईस्वी को इस मिशन की स्थापना की थी। कब? 10 जनवरी 1800 एडी को इस मिशन की स्थापना की गई थी। मिशन ने हुगली जिले में 2 स्थानों से यीशु के जो संदेश थे उसका प्रचार प्रसार करने की शुरुआत की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन आपके सामने। पौधों की पत्तियों के द्वारा तैयार किया गया भोजन फ्लोएम के माध्यम द्वारा पौधे के किस भाग तक पहुंचाया जाता है? ये मूल, बीज, फलों और वृद्धिशील भागों के भंडारण अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम 2 टर्म आते हैं पौधों से रिलेटेड। तो फ्लोएम के द्वारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं इन्हें पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा पौधों के द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं पत्तियों के द्वारा, इनका पौधों के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। और एक जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा वाटर, पानी को पौधों के विभिन्न भागों तक वितरण किया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम 2 टर्म हैं, बार बार इनके बारे में पूछा जाएगा। जाइलम किस चीज़ का स्थानांतरण करता है? तो जैसा कि जाइलम से जल याद रखेंगे, और फ्लोएम दूसरा टर्म जो कि भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। तो जाइलम वाटर को पहुंचाएगा और फ्लोएम ये भोज्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक, पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ओके। ओके, तो दोस्तों ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस
जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और आगे भी इनकी रिपीटेशन की संभावना बनती है। अगर इनका डायरेक्ट रिपीटेशन नहीं भी होता है तो भी जिन तथ्यों की व्याख्या मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को किया है, एक एक क्वेश्चंस पे में 3-4 जो तथ्य समाहित होते हैं। आजकल आरआरबी और आरआरबी और विभिन्न परीक्षाओं के पैटर्न में ये देखा जाता है कि उनसे रिलेटेड तथ्य ही पूछा जाता है। यानी कि कभी कभी सुभाष चंद्र बोस के जन्म के बारे में पूछा जाएगा, कभी कभी उनके ईयर्स के बारे में पूछा जाएगा, कभी कभी उनसे रिलेटेड जो संगठन थे उनके बारे में पूछा जाएगा। तो आज आवश्यकता है कि जीके और जीएस को इस तरीके से पढ़ा जाए कि एक एक क्वेश्चंस की व्याख्या पूरी गहराई से हो जाए, ताकि अगली परीक्षाओं में, अगर कई चरणों में जो परीक्षाएं संपन्न होती है, तो आप ये मान के चलिए कि पहली परीक्षा में पूछ लिया गया आर्यों के आगमन के बारे में, तो निश्चित तौर पे अगली परीक्षा में आर्यों से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप ये मान के चलें कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी उससे रिलेटेड तथ्य पूछे जाएंगे। सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, बट उससे रिलेटेड फैक्ट्स 10-20 फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। तो मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि मैं जो अलग से वीडियोस बनाऊंगा, उन वीडियोस में सारे तथ्यों को भली भांति प्रकार से आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, वन लाइनर भी मैं कभी कभी अगर वन लाइनर वीडियोस भी लाऊंगा जीके और जीएस के, तो उनके तथ्यों को भली भांति प्रकार से आपके सामने व्याख्या करूंगा, ताकि आप जब इसे देखेंगे और परीक्षाओं में जब आपके सामने से वो क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे, तो आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएं और उनका सही आंसरिंग कर पाएं। तो चलिए, विश्लेषण और व्याख्या से जुड़े हुए इस क्लास से आप जुड़े रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।